के कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया, वहीं एनएसजी के हब्स चेन्नई, हैदराबाद, मानेसर और अहमदाबाद में भी कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया। वर्ष 2018 में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ के सभी सेक्टर्स में कार्यक्रम कराने का लिया गया। इसके अंतर्गत नवी मुंबई, गुवाहाटी, इम्फाल, अगरतला, भुवनेश्वर आदि में कार्यक्रम किए गए। दिल्ली के निकट ओम शांति रिट्रीट सेंटर के सुंदर प्रांगण में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 2 दिवसीय रेजिडेंशियल प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया, जैसे श्री राजेंद्र सिंह, डीजी कोस्ट गार्ड, श्री ओपी सिंह, डीजी सीआईएसएफ, वाइस एडमिरल ए.के. चावला, चीफ ऑफ पर्सनल इंडियन नेवी आदि। राज्य पुलिस बलों के लिए पहली बार 2018-19 में राजस्थान के डीजीपी ओपी गल्होत्रा जी की प्रेरणा से 33 जिला पुलिस मुख्यालयों में तनाव मुक्ति कार्यक्रम किए गए। 30 दिसंबर 2018 को एसएसडब्ल्यू के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा, जब स्वयं जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे मुख्यालय माउंट आबू में पधारे। उन्हें एसएसडब्ल्यू द्वारा सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी गई, जिसके फलस्वरूप आर्मी हेडक्वार्टर ने सभी कमांड्स को एसएसडब्ल्यू द्वारा कार्यक्रम कराने की स्वीकृति दी। मेरे पिताजी स्वर्गीय लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत आपकी संस्था से जुड़े हुए थे। उनके जरिए मुझे आपकी संस्था के बारे में पूरी जानकारी है। आपकी संस्था के जो सदस्य हैं वो हमारी फौज में, हमारी सेना में लगातार आते रहते हैं और हमारे जवानों का भी इस तरह का मार्गदर्शन जो आप करते हैं वो करते आए हैं। अप्रैल 2019 से आर्मी के अनेक स्थानों जैसे बारामूला, अखनूर, जामनगर, बाड़मेर आदि में कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया। देश के कोने कोने में फैली हुई सुरक्षा बलों को सशक्त करने के लिए एसएसडब्ल्यू सदा प्रतिबद्ध है। प्रत्येक वर्ष सभी कार्यक्रमों को करने के लिए एसएसडब्ल्यू की अनुभवी फैकल्टीज हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। एसएसडब्ल्यू फैकल्टीज की निष्ठा, प्रतिबद्धता और निस्वार्थता इस बात से स्पष्ट होती है कि इन पूरे कार्यक्रमों के लिए कोई फीस नहीं ली गई। जनवरी 2020 से पूरे विश्व में कोरोना वायरस के रूप में एक आधुनिक चुनौती सामने आई। इसको नियंत्रण करने के लिए सख्त और दीर्घकालीन लॉकडाउन पूरे देश में किए गए। भय और अनिश्चितता के इस दौर में भारतवर्ष के सुरक्षा कर्मियों ने फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स बनकर अपनी जान की भी परवाह न कर देशभक्ति की एक श्रेष्ठ मिसाल कायम की। ऐसी विकट परिस्थितियों में एसएसडब्ल्यू ने इन वीरों को आंतरिक रूप से सशक्त करने के लिए विशेष ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन कराया। ऑनलाइन कार्यक्रम के अनेक फायदे हैं। इसको आयोजन करना सहज है। इसमें कोई आर्थिक बोझ नहीं है। अधिक से अधिक सुरक्षा कर्मी विभिन्न स्थानों पर सहज रूप से लाभ ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त दूर बैठे अच्छे से अच्छे एसएसडब्ल्यू फैकल्टीज की सेवाएं सहज ली जा सकती है। इन्हीं कारणों से अनेक राज्यों की पुलिस के लिए स्व सशक्तिकरण के कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन कराया गया, जैसे कि केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना, उत्तराखंड, दिल्ली आदि। इसी श्रृंखला में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के सभी 17 जोन्स में ऑनलाइन कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। ऑनलाइन कार्यक्रम की उपयोगिता और पहुंच इस उदाहरण से समझी जा सकती है कि इंडियन नेवी के दक्षिणी नौसेना कमांड में सिस्टर शिवानी के एक कार्यक्रम का लाभ 7 राज्यों में फैले लगभग 35 यूनिट्स में बैठे हुए 5000 नौसैनिक अधिकारियों एवं सेलर्स ने एक साथ लिया। अनेक स्थानों पर सुरक्षा बलों के साथ साथ उनके परिवारों ने भी लाभ लिया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए पहली बार मार्च 2021 में हमारे सैन्य बलों के वेटरन्स के लिए भी कार्यक्रम कराया गया। सुरक्षा बलों के असीम त्याग और बलिदान के लिए हर एक भारतीय कृतज्ञ और ऋणी है। इन वीर जवानों को आंतरिक रूप से सशक्त बनाना ही हमारा उनके प्रति सच्चा सम्मान और हार्दिक आभार है। जय हिंद। थैंक यू दीपक भाई जी, थैंक यू। सिक्योरिटी सर्विसेज विंग की जो सेवाएं हैं आपने हमें उनसे अवगत कराया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा डीआईजी मैडम वी खामो जी से कि आज के इस प्रोग्राम के लिए आप हमें इंस्पिरेशनल
शब्दों से मोटिवेट करें। मैडम, ओवर टू यू। मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। Okay, thank you. Am I audible now? या Okay, thank you. Shri E.V. Girish ji, we are very grateful to you all for starting this program for Southeast sector. Shri E.V. Girish ji is a dynamic trainer and counselor with passion for excellence and creativity. He is a well-known trainer across the world. He is associated with the Prajapita Brahma Kumaris Ishwarya Vishwavidyalaya for the past 24 years, an international socio-spiritual organization which has an NGO status with UN and a consultative status with UNICEF and ECOSOC. He was a Rotaract president and is now a Rotarian. Shri Girish ji is an internationally certified user of Thomas PPA SJA. He was invited to speak at the 24th Rotary District Conference held at Colombo. His training modules include Love, the Elixir of Life, the Harmony in Relationships, Positive Thinking, the Act of Forgiveness, Anger Management, and so on, so many more. He has given training programs at government institutions, IT companies, educational institutions, pharmaceutical companies, hotels, defense establishments, banks, corporates, and hospitals. We are very privileged to have Shri Girish ji over here to conduct a very important lessons on better management of our lives and living. We will also have half an hour session meditation with BK Sarika ji, and I'm sure we all are eagerly looking forward for this too. Now I leave you all to Shri Girish ji for a very inspiring, motivating, and learning session. Shri Girish ji. गिरीश भाई, बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गिरीश भाई प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं उनसे पहले मैं कुछ दो शब्द कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं गिरीश भाई को पर्सनली बहुत सालों से जानता हूँ और आप सिक्योरिटी विंग के एक सीनियर फैकल्टी हैं। देश में कहीं पे भी प्रोग्राम होते हैं, आप अपना मूल्य समय दे के वहाँ पे जाते हैं, जवानों को मोटिवेट करते हैं। मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि मैं पर्सनली मिला हूँ सर से। कोई भी समस्या होती है, कभी भी हम इनसे बात करते हैं, बड़ी गहराई से बात को इतने प्यार से समझाते हैं और किसी भी चीज की डेप्थ नॉलेज होती है। आई एम श्योर आज जो ये टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट, सर बहुत ही हंसी से समझा के आपको बताएंगे कि समस्या को हम कैसे उन्मूलन कर सकते हैं। और मेरा अनुरोध भी है कि अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में भी लिख सकते हैं और सर से पूछ भी सकते हैं। गिरीश भाई, बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। ओम शांति। आप सभी अपने अपने स्थानों में बैठ करके मन ही मन या फिर संगठन में अगर बैठे हैं, इफ यू आर सिटिंग टुगेदर, यू ऑल कैन चैंट दिस ओम शांति। सबने किया ओम शांति? वंडरफुल। दूसरा, नमस्ते। गिरीश भाई को नमस्ते करिए आप लोग सर। हाँ, हमारे डीआईजी, रिस्पेक्टेड डीआईजी मैडम को नमस्ते करिए आप सब, करिए। वंडरफुल, गुड गुड गुड। एंड गुड मॉर्निंग। आप लोगों का मॉर्निंग गुड है? आप लोगों का मॉर्निंग गुड है? वंडरफुल, वेरी गुड, वेरी गुड। So honorable, respected DIG ma'am, your senior officers, and my wonderful, beautiful, courageous, disciplined, sincere, honest, hardworking,
क्या क्या आपको संज्ञा दूं, त्याग, तपस्या, बलिदान, हिम्मत, शक्ति, कार्य निष्ठा। ऐसे हमारे वीर जवान कहो, भाई कहो, मैं आप सबको भाई बुला सकता हूँ, भाई बुला सकता हूँ, क्योंकि आपको भाई कहने से मुझे भी हिम्मत आ जाती है कि देखो हमारे भाई कौन है, बड़े हिम्मत वाले हैं, बड़े शक्तिशाली हैं। तो हमारे बहुत मीठे प्यारे भाइयों और बहनों, और विशेष तौर पर डीआईजी मैम का, सीआईएसएफ का, साउथ ईस्ट सेक्टर के आप सभी भाई बहनों का दिल से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से, पिता परमात्मा, खुदा दोस्त, अल्लाह ताला, परवरदिगार, गॉड, जिसको हम भगवान कहें, ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, उनकी तरफ से, और हमारे सिक्योरिटी सर्विसेज विंग माउंट आबू में जो स्थित है उनकी तरफ से, और गिरीश भाई की तरफ से दिल की बहुत बहुत आपको आज के इस कार्यक्रम में बधाई हो, और आपका स्वागत है, स्वागत है और स्वागत है। और दोस्तों, जैसे हमारे शैलू भाई कह रहे थे, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में जानकारी हो या ना भी हो। ये एक आध्यात्मिक, वैल्यू बेस्ड, क्या कहूँगा, स्पिरिचुअल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और हम सारे विश्व में, जैसे आप हमारी सुरक्षा करते हैं ना, आपका कोई इंडस्ट्रियल यूनिट होगा और वहां आप लोग सबकी जिम्मेवारी क्या होती है कि उस यूनिट की आप सुरक्षा प्रदान करें, वहां किसी भी कारणवश कोई उनमें कोई समस्या ना हो, कहीं कोई प्रकार का सुरक्षा की खामी ना हो। और उसके लिए आप क्या करते हैं मेरे मीठे प्यारे भाई बहनों, आप अपने आप को शक्तिशाली बनाते हैं, आपको क्या बोलते हैं, अस्त्र शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग मिलती है, आपकी फिजिकल फिटनेस होती है, क्योंकि हो सकता है कभी कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जाए, तो यू शुड बी इक्विप्ड। और भाइयों, मुझे आप लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा, पारादीप से भी हैं, पोर्ट ब्लेयर से भी हैं, राउरकेला से भी बहुत सारे हैं, मैं देख रहा हूँ अलग अलग नाम। बहुत अच्छा। तो ये जो सिक्योरिटी सर्विसेज विंग आपने वीडियो देखा ना, तो गिरीश भाई और मेरे जैसे जो ब्रह्मा कुमारी के जो, अभी आपको ना आधा घंटे में एक दीदी आके मेडिटेशन कराएगी, वो दीदी जो है ना, वो भी मेरे साथ, हम सब कश्मीर गए। कश्मीर में कहाँ पर कहो, श्रीनगर कहो, फिर उरी सेक्टर कहो, लेह लद्दाख कहो, सियाचिन कहो, और वहां जाकर हम क्या करते हैं, जैसे आप आपके स्थानों की सुरक्षा के लिए कितना आप प्रिपेयर करते हैं, वैसे ही ब्रह्मा कुमारी में हम स्वयं की रक्षा कैसे करें। दूसरों की रक्षा करने के लिए तो एक्सरसाइज है, ठीक है, आपके पास वेपन्स भी है, आर्मर्स भी है, बहुत सारे आर्म्स एंड एम्युनिशंस भी है, लेकिन गुस्से से, दुख से, चिंता से, भय से, अशांति से, टेंशन से, डिप्रेशन से, सुसाइड से, इससे बचने के लिए कौन सा एक्सरसाइज, इससे बचने के लिए कौन सा इक्विपमेंट, इससे बचने के लिए कौन सा आर्म्स एंड एम्युनिशन। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं भाई बहनों, हम सारे विश्व के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल एक पैसा भी नहीं चार्ज करते, क्योंकि खुशी, शांति, आनंद, हिम्मत, ये सब तो परमात्मा की देन है, और हमको तो सब इसके साथ खेलना है। तो दोस्तों, आज हम थोड़ा सा, ठीक है ना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो लेकिन पहला एक प्रश्न पूछता हूँ, पूछूं? हाथ ऊपर उठाकर बताइए, पूछूं? अगर आप हाथ ऊपर उठा रहे मतलब आप पूछ सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सब हाथ ऊपर उठा रहे, गुड। जो संगठन रूप में बैठे वो भी जरा हाथ ऊपर उठाए, जो सब लोग हॉल में बैठे हैं, ट्रेनिंग रूम में बैठे, हाथ ऊपर उठाएं सब लोग। हाँ दोस्तों, थोड़ा मजाक आपके साथ कर लेता हूँ। अगर आप लोग हाथ नहीं ऊपर उठाएंगे ना, तो शायद हो सकता है मुझे ऐसा फीलिंग हो कि सुबह सुबह ट्रेनिंग हॉल में बैठ करके आप लोग क्या कर रहे हैं,
क्योंकि कभी कभी मैं अपने ऑडियंस को पूछता हूँ, भाइयों मैं बैठ के आपको सुनाता रहूं सुनाता रहूं सुनाता रहूं और आप बैठ के क्या करेंगे, सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे। तो फिर एक बार एक भाई ने कहा, सर सोते रहेंगे सोते रहेंगे सोते भी रहेंगे, सुनना और सोने में ज्यादा अंतर नहीं है। और भारत के लोग, सीआईएसएफ का मुझे पता नहीं है, भारत के लोग है ना आंखें खोल के भी सो सकते हैं, इतने स्मार्ट होते हैं। अरे आप चालू रखो गिरीश जी, हम तो तो दोस्तों बीच बीच में जब मैं बोलूं तो हाथ पैर थोड़ा उठा लीजिए, ताकि मुझे खुशी हो कि आप लोग जागृत अवस्था में हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा। दूसरा मेरा आपसे एक निवेदन है, अगर आपको तकलीफ ना हो और आपके ऑर्डर प्रमाण अगर कोई बात ना हो, तो आप अगर ये जो मास्क लगाए हैं ना, इसको थोड़ा देर के लिए नीचे करेंगे तो आपका चेहरा मैं देख पाऊंगा। हाँ ये अच्छी बात है, वंडरफुल, गुड, थैंक यू, आप तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अब चेहरा तो ये क्या बोलते हैं, मास्क तो नीचे कर लिया, बस ये नीचे करना ही अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इसके साथ एक और चीज करना पड़ेगा, और वो है थोड़ा मुस्कुराइए। क्योंकि बिना मुस्कुराने से तो अच्छा था मास्क ही लगा के रखते थे, फिर दिखता नहीं था आपका टेंशन सुबह सुबह का। तो दोस्तों थोड़ा मुस्कुराइए, और अगर आप हॉल में बैठे हैं तो मुस्कुराते, अगर घर में भी हो तो मुस्कुराएं, और आपके घर में कोई है तो उसको भी देख के मुस्कुराएं। आजू बाजू वाले को देख के जरा मुस्कुराएं दोस्तों, ये मुस्कुराहट से ना हमारा बहुत सारा टेंशन दूर हो जाता है। थोड़ा मुस्कुराएं मुस्कुराएं। और आप घर में मुस्कुराएंगे ना तो शायद आपके घर वाले बोलेंगे, पापा को क्या हो गया सुबह सुबह, लगता है कोरोना इफेक्ट हो गया है, कोविड का सिम्टम नजर आ रहा है इनको, वैसे तो मुस्कुराते नहीं है, आज काय को मुस्कुरा रहे हैं बिना कारण के। तो दोस्तों मुस्कुराते रहें, ठीक है ना। और मुस्कुराहट हमारे जीवन का, हमारी पर्सनालिटी का ऐसी दवाई है जिससे तनाव ऑटोमेटिकली दूर हो जाता है। लेकिन आप पूछेंगे, अरे गिरीश भाई मुस्कुराएं कैसे, कुछ अच्छी बात तो कोई नहीं, अब ऐसे ही बोलो मुस्कुराने के लिए, तो थोड़ी ना मुस्कुरा सकते। तो दोस्तों मैं आपको बहुत सारे कारण बताऊंगा आज मुस्कुराने का, ठीक है ना, वंडरफुल। और कहते हैं मुस्कुराहट मुख का, चेहरे का एक ऐसा भाव है जो सामने वाले को ये बताता है कि आपका मन बहुत शांत है, खुश है, अंदर से आप खुश है, इसीलिए मुस्कुराते रहें, ठीक है ना। और हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है जीवन में। चलिए थैंक यू, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मुस्कुराता हुआ व्यक्ति को देखने से तो मन खुश हो जाता है, ठीक है, वंडरफुल। दूसरी बात दोस्तों, आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात पूछता हूँ, पूछूं कि रहने दूं? पूछूं? हाथों पर हाँ बहुत अच्छा, हमारे साई बोनी वहां से बोल रहे हैं भाई लोग, हाँ हाँ बोलो गिरीश भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको तो सुनने के लिए हम आए, बहुत अच्छा। सागर जी, अमित कुमार जी, सब लोग हाथों पर उठा रहे, वेरी गुड। तो मैं पूछता हूँ आपसे, ठीक है दोस्तों, आप में से कितने लोगों को, भाई बहनों को जीवन में टेंशन है? वो हाथ ऊपर उठाओ। जिनको जिनको टेंशन होता है, जिनको टेंशन होता है हाथ ऊपर उठाइए, हाथ ऊपर उठाइए, हाथ ऊपर उठाइए, हाथ ऊपर उठाइए। कुछ लोग है ना आजू बाजू देख रहे हैं, मतलब क्या यार सुबह सुबह पब्लिक में हमारी, सबके सामने हम कैसे, अरे क्या बात है रहमान जी, बहुत अच्छा, सब लोग हाथ ऊपर उठाए, ठीक, गुड। अच्छा दूसरा प्रश्न, आप में से जिन लोगों को, क्योंकि काफी लोगों ने हाथ नहीं ऊपर उठाया इसीलिए पूछ रहा हूँ दूसरा, आप में से जिनको टेंशन नहीं होता है, तनाव नहीं होता है, स्ट्रेस नहीं होता है, वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। जिनको टेंशन नहीं होता है वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। अरे वाह, क्या बात है, विवेकानंद महता साहब, चंद्रकांत जी, सुनील कुमार गिरी जी, क्या बात है, सुनील कुमार जी जरा मुस्कुराए, आप गिरी हो मैं गिरीश हो, आहा, क्या बात है, बस आईएसएच की ही कमी है। बहुत अच्छा, काफी लोगों ने हाथ ऊपर उठाया कि हमको टेंशन होता ही नहीं है, बहुत अच्छा। अभी इसमें भी कुछ महान लोग बच गए हैं जिन्होंने अभी भी हाथ नहीं ऊपर उठाया है, उनके लिए एक प्रश्न पूछता हूं, भाइयों और बहनों, जिन लोगों ने अभी तक हाथ नहीं ऊपर उठाया, ये कौन सा कैटेगरी है? क्योंकि पहला कैटेगरी तो उनका जिनको टेंशन होता है, दूसरा उनका जिनको टेंशन नहीं होता है, ये तीसरा जो है ना जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं ऊपर उठाया, ये कौन से प्रकार के लोग हैं? तो
अभी मैं CISF का आपका एयरपोर्ट सेक्टर का प्रोग्राम कर रहा था, तो एक हमारे इंस्पेक्टर साहब थे, उन्होंने बोला गिरीश भाई मैं बताऊं? बिल्कुल बताइए। उन्होंने अनम्यूट किया, उन्होंने कहा गिरीश भाई ये जो तीसरी श्रेणी है ना, जिन्होंने हाथ नहीं ऊपर उठाया, ये वो महान लोगों की कैटेगरी है जिनको हाथ ऊपर उठाने में ही टेंशन हो रहा है। अभी काय को परेशान कर रहे हैं बच्चे को, ठीक है ना? अरे टेंशन होता है, टेंशन नहीं होता, अरे हमको तो पार्टिसिपेट करनी ही नहीं है। दोस्तों आप तीसरे कैटेगरी के तो नहीं हो ना? बहुत अच्छा। मैं आपको एक और प्रश्न पूछ लेता हूं ताकि आपका मन थोड़ा हल्का हो जाए। पूछूं कि रहने दूं? पूछूं गौतम जी, पूछूं कि रहने दूं? हाँ हाँ पूछिए, कह रहे हैं, ठीक है चलो, सागर जी भी कह रहे पूछ लीजिए, वेरी गुड। तो लेकिन सही जवाब देना गौतम जी, ठीक है? ओके, हाथ ऊपर उठा के जवाब दीजिएगा। आप में से कितने भाई बहने, वैसे तो मुझे करीब 350 लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, 330, हाँ, तो आप लोग 330 में से मैक्सिमम लोग जवाब दीजिए। और भी बहुत सारे लोग हैं जो संगठित रूप से बैठे हैं। आप में से कितने लोग आज का कार्यक्रम जबरदस्ती अटेंड कर रहे हैं आदेश अनुसार? कोई हाथ नहीं उठाएगा। अरे फिर भी हाथ ऊपर उठा रहे वाले, क्या करे साहब, सुबह सुबह और कोई काम नहीं था क्या? अब आपको हमको सुनना पड़ रहा है आदेश अनुसार। बहुत, अगर आपके सीनियर बैठे हैं तो कृपया हाथ नहीं ऊपर उठाएं, नहीं तो फिर तो बोला कार्यक्रम के बाद हम तेरे को बताते हैं। अरे तुम क्या CIFF का बेइज्जती कर रहे हो सुबह सुबह? साहब को बोलना नहीं नहीं नहीं, हमको कोई प्रेशर नहीं है, हम तो बड़े अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से, दिल से आपका कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं। गुड दोस्तों, बहुत अच्छा। आपको मैं ना एक खुशखबरी बता देता हूँ ताकि आपका मन और थोड़ा हल्का हो जाए। दोस्तों मुझे सब पता है अंदर की बात, ठीक है? मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, CISF तो बहुत अच्छा है, मैं तो मुंबई वालों के बारे में मैं मुंबई से आपके साथ बात कर रहा हूँ भाई बहनों, मैं मुंबई के लोगों की बात बता, आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, आप तो बहुत अच्छे हैं। खुशखबरी ये है कि आप लोग ही केवल जबरदस्ती आदेश अनुसार सुबह सुबह 6, 6:30 बजे ये कार्यक्रम नहीं सुन रहे हो, अटेंड कर रहे हो सकता है कि जो गिरीश भाई है ना, मैं भी ये कार्यक्रम जबरदस्ती कर रहा हूं क्योंकि मुझे भी आदेश अनुसार बोला गया आपको ये कार्यक्रम करना है। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं पता है दोस्तों? कभी कभी मनुष्य की साइकोलॉजी पता है कैसे है? हमको इस बात का दुख नहीं है कि मैं कार्यक्रम अटेंड कर रहा हूं, मेरे को इस बात की खुशी है कि आप भी अटेंड कर रहे हो, तू भी अटेंड कर रहा है। मेरे को दुख इस बात का नहीं है कि मुझे प्रमोशन नहीं मिला, मुझे छुट्टी नहीं मिली, मुझे खुशी इस बात का है कि गौतम जी को भी नहीं मिला, रहमान जी को भी नहीं मिला। इसको कहते हैं सैडिस्टिक मेंटालिटी दोस्तों। खुद खुद से दुखी नहीं, किसी और की खुशी से भी मनुष्य दुखी हो जाता है। सही कह रहा हूं ना? सही कह रहा हूं ना? हाँ, ये करेक्ट नहीं है दोस्तों बातें, ठीक है? तो चलिए, मैं, हाँ सुनील कुमार गिरी जी कह रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं सर। हाँ चलिए अभी शुरू करते हैं। आप लोगों ने टेंशन के बारे में कहा कि कुछ लोगों को टेंशन भी होता है, मैं आपको कुछ कारण बता देता हूँ दोस्तों। कारण नंबर 1 टेंशन का, हमको आर्थिक समस्या है। हमको कोई बहुत अमीर नहीं बनना है, मुकेश अंबानी जितना धन नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी घर परिवार जिम्मेवारी जो आराम से चल सके। और कभी कभी उसमें भी कुछ ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो हमको बड़ा टेंशन आता है, कहाँ से पैसा लाए। मान लो बच्चे के एजुकेशन है, या बच्ची की शादी करवानी है, या घर की कोई बातें हैं इमरजेंसी के लिए, किसके किसके पास जाए, अच्छा नहीं लगता है। तो उस हिसाब से फिर टेंशन बढ़ जाता है। आर्थिक समस्या, मान लो घर में कोई बीमारी पड़ गया, अब उसके लिए बड़ा ऑपरेशन का खर्चा निकालना, कहाँ से लेकर? हमारे पास सेविंग ही जो डे टू डे एक्सपेंसेस ही बस हो जाता है, तो उस कारण हमको टेंशन हो जाता है। कारण नंबर 1। कारण नंबर 2, टेंशन का कारण है हमारे संबंध। संबंध माना रिलेशनशिप, पति पत्नी के संबंध के बीच में बहुत खींचातानी है, या माता पिता बच्चे के बीच में बहुत खींचातानी, या फिर सासू माँ और हमारी पत्नी, मतलब उनका, मेरी माँ और मेरी पत्नी का आपस में जमता नहीं, बीच में हम पिस रहे हैं, पति देव पिस रहे हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी।
अब उनके चक्कर में हमारा मन की शांति डिस्टर्ब हो गई, या फिर आपके ऑफिस कोलीग के कारण कुछ ऊपर नीचे बातें हो सकती है। तो तनाव का एक मुख्य कारण हमारे संबंध, तनाव का तीसरा कारण, और वो है बच्चे। क्योंकि मनुष्य, एटलीस्ट आप सब भारत के लोग, हम सब इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, ऐसे ऐसे दुर्गम स्थानों पे जाके, घर से दूर, कोसों दूर, घर का खाना नसीब नहीं होता है, वहां जाकर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि हम अपने बच्चों का भविष्य बना सके। और अगर हमको ये पता चला कि बच्चा ना पढ़ रहा है, ना सिंसियर है, वो 124 घंटे टीवी देखता है, गलत संग में है, उसको कोई जिम्मेवारी का बोध नहीं, तो फिर माता पिता को तो टेंशन हो जाता है ना। हम तो चाहते हैं कि भाई इनको कोई कष्ट ना हो, ये इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, थोड़ा संपन्न बन जाए, लेकिन उसको पढ़ना ही नहीं है। तो फिर कितना हम उसको बोलेंगे, कितना डांटेंगे, कितना समझाएंगे, फिर हमको भी टेंशन हो जाता है बच्चों को लेकर। ये क्या करे सर, समझता नहीं है, आजकल के बच्चे मानते नहीं है, पढ़ते नहीं है। हम तो फिर भी अच्छे थे, इनको मोबाइल चाहिए, पैसे चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, इंटरनेट चाहिए, लेकिन जिम्मेवारी कुछ करना नहीं है। तो फिर टेंशन, माता पिता को तो टेंशन हो ही जाता है ना दोस्तों। सही कह रहा हूं ना भाई बहनों, सही कह रहा हूं ना? हाथ ऊपर उठाइए, सही कह रहा हूं तो। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। टेंशन का ये तीसरा कारण। टेंशन का चौथा कारण, हमको टेंशन इसीलिए होता है कि हेल्थ, शारीरिक कोई समस्या आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, सिर्फ मुझे नहीं, घर वालों को आ जाए। मान लो मेरी माँ को कैंसर हो गया, अब कैसे मैं बेटा खुश रहूं? अब उनका ट्रीटमेंट, अब छुट्टी भी नहीं मिलती कभी कभी, आजकल तो चलो फिर भी मेरे ख्याल से छुट्टियां बहुत अच्छी हो गई, तो नहीं मिलता है। तो उसके कारण फिर हमको टेंशन। माता पिता कैसे खुश रहेंगे जब बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगी? तो हेल्थ इज फिफ्थ रीजन। छठवां रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। छठवां कारण टेंशन का है हमारा वर्क, ड्यूटी, द नेचर ऑफ ड्यूटी। जिस प्रकार के आपके कार्य होते हैं, हर 3 साल में ट्रांसफर, 4 साल में ट्रांसफर, ऐसे ऐसे दुर्गम स्थानों में ट्रांसफर। अब हम परिवार को भी लेकर जाए, बच्चों का एजुकेशन, वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। या फिर चलो परिवार को गांव में या घर में छोड़ दिया और हम बस ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमको परिवार का सुख नहीं मिल सकता, बिकॉज माई नेचर ऑफ वर्क। फिर एक बात बताता हूं, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, हमारा जो नेचर ऑफ वर्क है उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आदेश अनुसार। और आदेश अनुसार को मैं थोड़ा बता देता हूँ, भले सीआईएसएफ में नहीं होगा, लेकिन मैं अपने जीवन से रिलेट करता हूँ। मान लीजिए मैं भी आपकी तरह एक 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 मैं नौकरी करता हूँ और मुझे छुट्टी चाहिए, ठीक है? और मान लो सीआईएसएफ की बात कर लेता हूँ, और हमारे जो साहब है ना, पता नहीं उनकी क्या विशेषता है, अगर छुट्टी सीआईएसएफ में भी है सर, क्या बात है। आप लोग है ना बहुत अच्छे हैं, दिल के भी बहुत अच्छे हैं, मुझे इतनी खुशी हो रही है आपसे मिलकर। आप लोग है ना झूठ नहीं बोलते, वंडरफुल, टू गुड। अच्छा चलो, सीआईएसएफ की मान लो मैं भी आपकी तरह हूँ, ठीक है, सीआईएसएफ में। अब हम छुट्टी के लिए गए साहब के पास, और हाँ, छुट्टी मिलता नहीं है सर, टाइम पर नहीं मिलता है, और जब नहीं चाहिए होता है तो छुट्टी मिल जाता है, ठीक है ना? अरे जब जरूरत होती है तब मिलना चाहिए ना, घर में कोई है प्रॉब्लम। अच्छा, तो मान लीजिए मैं भी आपकी तरह मैं छुट्टी के लिए गया, और हमारे जो साहब है ना, जो छुट्टी सैंक्शन करने वाले, पता नहीं उनकी क्या एक विशेषता है, 2 किलोमीटर दूर, मैं मतलब ये चल के जा रहा हूँ साहब के पास छुट्टी के लिए, 2 किलोमीटर दूर पहले ही उनका ट्यूबलाइट जलने लगता है कि ये गिरीश छुट्टी के लिए आ रहा है मेरे पास। और वो 2 किलोमीटर दूर पहले से ही बोल देते, गिरीश स्टॉप, पीछे मुड़, तेज चल, मेरे पास नहीं आने का छुट्टी के लिए। अरे मैं कहां से छुट्टी दूं तुमको, वैसे ही यहाँ लोग कम है, ऊपर से इतना प्रेशर है वर्क का, और ये इलेक्शन ड्यूटी भी लगी हुई है, और अरे तुमको तुमको छुट्टी की संकल्प कैसे आता है तुमको कार्य के प्रति? और फिर पता है हम लोग क्या करते हैं गौतम जी, पता है क्या करते हैं जब छुट्टी नहीं मिलती है ना, या फिर कुछ बातें होती ना, जी सर, ओके सर, हाँ सर, बिल्कुल सर, हो जाएगा सर, जय हिंद सर। तो क्या रिस्पेक्ट है, क्या सम्मान है, क्या आदर है बड़ों के प्रति। और उन्होंने कहा गिरीश छुट्टी नहीं मिल सकता, प्लीज देखो ना यार, वैसे ही यहाँ पर इतना काम पड़ा हुआ, वैसे ही लोग नहीं है, वैसे ही इतने लोग छुट्टी पर गए हैं, एक अपने वाइफ की प्रेगनेंसी पे, दूसरा माँ की
बीमारी हो गई है, किसी के यहाँ पे किसी का मृत्यु हो गई, अब तुम्हारा तो ठीक है, तुम मैनेज कर लो ना, मैं कहाँ से ले लोगों को लेकर आ। ओके गिरीश समझ गए, ओके थैंक यू। और गिरीश जी ने कहा ओके सर, जी सर, जय हिंद सर, बिल्कुल सर। ओहो क्या ट्रेनिंग है। और जैसे ही गिरीश भाई वो साहब के कमरे से बाहर निकले, दोस्तों आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा था, क्योंकि आप सब अनुभव, नहीं 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 नहीं, मैं सीआईएसएफ के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं तो मुंबई वालों के बारे में कह रहा हूँ। सीआईएसएफ आप तो बिल्कुल भी गाली नहीं देंगे साहब को, अपनी किस्मत को, सीआईएसएफ को, यही है नौकरी करने का। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सब द नेचर ऑफ वर्क है। डॉक्टर को भी टेंशन है, इंजीनियर को भी टेंशन है, टीचर को भी टेंशन है, सिक्योरिटी वालों को भी टेंशन है, राजनेताओं को भी टेंशन है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें कि हर कार्य बहुत ही संगठित रूप से अच्छी रीति से चलता रहे। अच्छा जी, छुट्टी मांगने पर साहब को गुस्सा भी आ जाता है, क्या बात है। और अगर साहब गुस्सा भी करे तो भी जी सर, हाँ सर, बिल्कुल सर। और आपका गुस्सा तो फिर बाहर निकलता है, ठीक है ना, सामने सामने तो कुछ निकलता ही नहीं है। तो ये हुई छठवीं बात, नेचर ऑफ वर्क। सातवीं बात टेंशन का, ठीक है ना, सातवीं और आठवीं बात मैं आपको बताता हूँ। सातवीं बात है टेंशन का, वो है बाहर की परिस्थितियां, जैसे कि गवर्नमेंट के रूल्स चेंज हो गए, या फिर कोविड आ गया, लॉकडाउन आ गया, आपको ड्यूटी पर जाना पड़ रहा है, बाहर की बारिश, बाढ़, सूखा, कोई भी ऐसी समस्या हो गई जो आपके कंट्रोल के बाहर है, उसके कारण भी हमको टेंशन। आजकल तो आप छोड़िए, लॉकडाउन के समय तो हर व्यक्ति को टेंशन हो रहा था, नौकरी चली गई, इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गया, फिर सेकेंड वेव में तो काफी लोगों को कोविड के कारण फिर मृत्यु भी हो गई। तो ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स है, इसके कारण भी टेंशन हो जाता है। आठवीं बात टेंशन का, समय नहीं है, टू मच टू डू, क्या क्या करें, घर का भी संभाले, बच्चों को भी संभाले, सीआईएसएफ की ड्यूटी भी करे, खुद की भविष्य की पढ़ाई के लिए भी, मतलब समय नहीं है सर। 24 घंटे में व्यक्ति कितना करेगा। और मजे की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी के पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे, सबके पास सेम रिसोर्स है 24 घंटे, समय नहीं है। और लास्ट बात टेंशन का कारण वो है आई एम नॉट वेयर आई शुड बी। मैंने जीवन के जो लक्ष्य थे, मेरे जो सपने थे, वो प्राप्त नहीं हो पा रहे। मैं चाहता था कि मेरी बच्ची की शादी हो जाए, लेकिन हो नहीं रही है। मैं अपना गांव में घर बनाना चाहता था, नहीं बना अभी तक, पैसे नहीं है। मैं मेरी माँ को मैं बहुत वैष्णव देवी यात्रा करना, हज पे लेकर जाना चाहता था, नहीं कर पा रहा। खुद के अपने परिवार के जो सपने हम संजोते हैं, अगर वो पूर्ति नहीं होती, मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, लगे हुए हैं, लेकिन कितना करे गिरीश भाई, कब तक करे गिरीश भाई, और लगता नहीं है कि नजदीक में हम उसको प्राप्त कर पाएंगे, तो फिर मनुष्य को ना बहुत टेंशन आ जाती है। फिर क्या करूं, कैसे करूं, हताश हो जाता है व्यक्ति। तो ये 7, 8, 9 कारण मैंने आपको बताया, ये सब हमको लगता है, और ये साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिकों ने पूरे विश्व में लोगों को स्टडी किया और यही मुख्य 7, 8 कारण बताए। लेकिन आज आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ दोस्तों, और ये आध्यात्म कहता है, जीवन शास्त्र, द स्टडी ऑफ लाइफ ये कहता है, थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ये जो मैंने आपको 8, 9 कारण बताए ना, ये मनुष्य जीवन का टेंशन का कारण नहीं है, नहीं है, नहीं है, और बिल्कुल भी नहीं है। आहा, तो फिर ये क्या है? ये सब जीवन की वास्तविकताएं हैं, सत्यताएं हैं। मेरा और मेरी पत्नी का जमता नहीं है, थोड़ा तू तू मैं होता है, सत्य है, मेरी वाइफ ऐसी ही है। मेरी पत्नी का और मेरी माँ का जमता नहीं है, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही, सत्य है। मेरे को बैक का प्रॉब्लम है, सत्य है। मेरे सिर के बाल उड़ गए हैं, सत्य है। मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, सत्य है। माँ को कैंसर है, डॉक्टर ने 3 महीने का टाइम दिया है, सत्य है। मेरी बच्ची की शादी नहीं हो रही है, सत्य है। सब सत्य है। कोविड है, सत्य है। लॉकडाउन है, सत्य है। प्रश्न पूछता हूं दोस्तों, टेंशन क्यों हो रहा है? वाई स्ट्रेस, वाई एजिटेशन, वाई फ्रस्ट्रेशन, वाई एंगर?
आज कश्मीर में आतंकवाद की समस्या है, और थोड़ा सा आप कुछ दिनों की बातों को अगर आप देखें तो थोड़ा सा परेशानी वाली स्थिति भी है। तो क्या करेंगे? मान लो आप सिक्योरिटी वाले बैठे रहेंगे, अब हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें, तो समस्या खत्म ही नहीं हो रही है। हेलो, ऐसा नहीं करता है व्यक्ति। आपको कहा जाता है ऑर्डर ये करना है, जीवन का ऑर्डर क्या है ये हम समझते नहीं है। ये सब जो मैंने आपको बातें बताई 7-8 कारण, ये टेंशन का कारण नहीं है, ये सत्य है। मुझे टेंशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं इन जीवन की सत्यताओं को, वास्तविकताओं को किस प्रकार से सामना कर रहा हूं, उस पर निर्भर करता है कि गिरीश भाई को टेंशन है या मैं टेंशन मुक्त हूं। अर्थात अर्थात मेरे जीवन में तनाव का कारण सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति है, और वो मैं हूं। आपको मैं प्रश्न पूछता हूं, आपका बच्चा आपके पास आकर के कहता है पापा गणित का पेपर है, मेरे को गणित का एग्जाम है और मैं नहीं लिखना चाहता हूं, आप लिख दो जाकर गणित का पेपर, मेरे को बड़ी घबराहट हो रही है, मेरे को बड़ा टेंशन हो रहा है। प्लीज बताइए आप अपने बच्चे को क्या, कैसे उसको समझाएंगे? और मैं समझता हूं इस संसार का हर पिता अपने बच्चे को बोलेगा पढ़, मेहनत कर, ट्यूशन जा, अभ्यास कर, जितना ज्यादा उसको समझने का प्रयास कर, और तेरे को वही मैथमेटिक्स, वही गणित तेरे को आसान लगेगा। तू कमजोर है क्योंकि वही गणित का पेपर तुम्हारे 60 बच्चों को आने वाला है, क्लास के हर विद्यार्थी लिखने वाला है, लेकिन जिस विद्यार्थी ने गणित को अच्छी तरीके से अध्ययन किया उसके लिए गणित आसान है, जिसने गणित का अध्ययन नहीं किया तो उसके लिए डिफिकल्ट है। दोस्तों इसी तरह पत्नी और मेरा जम नहीं रहा, ये जितने भी बाहर के कारण है ना, ये सब मेरे लिए गणित के समान भारी हो जाएंगे अगर मैं अगर कमजोर हूं, मेरे में समझ नहीं है, मैंने अध्ययन नहीं किया, अभ्यास नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया। आपकी पीटी की अभ्यास हर दिन होती है, लेकिन सामने वाला ठीक नहीं है, छुट्टी मिल नहीं रही है, उससे मेरा गुस्सा, गुस्से से शांति की ओर आने का अभ्यास हमने किया ही नहीं। सब फालतू चीजें लगती है फिर हमको। अरे क्यों करना है? क्योंकि हमको लगता है कि क्योंकि आपकी ट्रेनिंग होती है, आपने एग्जाम लिखा, आपका फिजिकल एक्सरसाइज का ट्रेनिंग टेस्ट हुआ, तब आपको नौकरी मिली और उसके लिए आपने मेहनत भी की। जीवन के लिए क्या मेहनत कर रहे हैं दोस्तों? सुबह उठो, नौकरी करो और खाना खाओ, परिवार के लिए पैसा कमाओ, बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करो। ये तो प्रोसेस, इस प्रोसेस में खुशियां कहाँ हैं, शांति कहाँ है, आनंद कहाँ है? और मेरी खुशी छुट्टी पर निर्भर है, मेरी खुशी CISF पर निर्भर है, मेरी खुशी पत्नी पर निर्भर है? नहीं। तो फिर वो बच्चे की खुशी भी एग्जाम पर निर्भर करनी चाहिए। वो भगवान को घंटी बजा के बोले भगवान जी मैथमेटिक्स का पेपर आसान करो तो मैं लिखता हूं जाकर। हम भी ऐसे ही करते, भगवान पत्नी को ठीक कर दे, भगवान बच्चे को ठीक कर दे, भगवान नौकरी दिला दे, भगवान घर दिला दे, भगवान पैसा दिला दे, भगवान छुट्टी दिला दे। तो फिर बच्चा भी बोल रहा है, बच्चे के लिए माता पिता भगवान, वो बोले भगवान मतलब पापा तुम लिख दो एग्जाम, पापा आप पढ़ लो मैथमेटिक्स। लगाओगे तो खींच के उसको कनपट्टी पे, बोला पढ़ मेहनत कर, तेरा एग्जाम मैं कैसे लिखूं? तू मेहनत करना बच्चे, तेरे को ट्यूशन पढ़ना है, तेरे को क्या करना है मैं करता हूं। सपोर्ट हम कर सकते हैं लेकिन करना आपको है। दोस्तों माफी चाहता हूं, मेरा उद्देश्य आपको और टेंशन देने का नहीं था। मेरे जीवन में मेरा सुख का कारण, दुख का कारण सिर्फ एक व्यक्ति है और वो मैं हूं। बस स्वयं को सुधारना है, स्वयं को। आपकी भी तो ट्रेनिंग होती है ना, स्वयं कितने शक्तिशाली है, स्वयं कितना, और जितना अच्छा कार्य करोगे उतना प्रमोशन। इसी तरह जीवन में भी प्रमोशन, अर्थात मेरे जीवन में मेरे को आज कभी कभी गुस्सा आता है, प्रमोशन कभी नहीं आएगा। कभी कभी हताश होता हूं, प्रमोशन कभी नहीं होगा। कभी कभी बच्चों को डांट देता हूं, प्रमोशन अब नहीं डांटूंगा। बिना डांटे उनको मेरे को इंजीनियर बनाना है, बिना परेशान हुए उनको डॉक्टर बनाना है, बिना टेंशन लिए, बिना परेशान हुए मेरे को घर बनाना है। उसके लिए मेहनत करनी है। मेहनत करके, कौन सी मेहनत? खुद के परिवर्तन की मेहनत। और भगवान आकर के कहता है बच्चों क्या बात है, इंडियन म्यूजियम कोलकाता बहुत अच्छा आपका स्वागत है, काफी लोग जुड़ रहे हैं। दोस्तों खुद पर मेहनत करना जीवन का पहला है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। अभी IPL भी चल रहा है, आप लोग शायद क्रिकेट देखते भी होंगे, मुझे तो क्रिकेट बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों।
वैसे तो मैं मैच नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा और भी मेरी कमिटमेंट्स हैं, आईपीएल आप देख रहे होंगे। तो मान लीजिए भारत वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है, इंडियन मैच अभी भी हम लोग देखेंगे वर्ल्ड कप में, और मान लीजिए शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहा है, कोलकाता ईडन गार्डन्स के मैदान पे मैच चल रहा है और सचिन तेंदुलकर 99, पुरानी बात बताता हूँ, 99 रन पर खेल रहा है, पूरे भारत और पूरा ईडन गार्डन्स खचा खच भरा हुआ है और हम सब चिल्ला रहे सचिन सचिन, एक रन और बनाएगा तो एक और शतक, और भारत के लिए तो बड़े प्रसन्नचित्त हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच इज लाइक इंडिया पाकिस्तान वॉर। अरे खेल है भैया, उसमें भी हम इतना ज्यादा दुश्मनी जाहिर कर जाते हैं। चलिए छोड़िए वो बात। तो सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहा है, लेकिन शोएब अख्तर चाहता है कि उसको आउट कर दे। शोएब अख्तर पाकिस्तान के बहुत अच्छे गेंदबाज रहे हैं। तो सचिन तेंदुलकर क्या करता है, बैटिंग छोड़कर शोएब अख्तर के पास चलकर जाकर कहता है, शोएब अख्तर के कान में कहता है, पता है क्या कहता है, धीरे गेंद डालना, हाँ तो ही बैटिंग करूंगा। हो गया तब तो क्रिकेट। हम भी यही करते दोस्तों, हे भगवान पत्नी थोड़ी ठीक हो जाए तो मेरा जीवन आसान, बच्चा ठीक हो जाए तो, अरे आप खिलाड़ी हो जी, आप खेलो ना। पता है सचिन तेंदुलकर कैसे सोचता है, ये उनकी मेंटल स्ट्रेंथ है। और सचिन तेंदुलकर या भारत या विश्व के जितने भी मजे हुए खिलाड़ी हैं, उन सबका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होता है। वो पता है क्या कहेगा, अरे तू शोएब अख्तर है, तू लसित मलिंगा है, तू मुथैया मुरलीधरन है, तू शेन वॉर्न है, तू ग्लेन मैकग्राथ है, टू हेल विथ यू, मैं तुम सबको, क्या बोलते हैं, लसित मलिंगा की 6 के 6 यॉर्कर लेंथ स्पीड में गेंद को एक कदम आगे बढ़ा के या तो छक्का मारूंगा या पीछे हटकर उसको चौवा मारूंगा। वो मेरी काबिलियत है, वो मेरी कॉम्पिटेंसी है, वो मेरा नशा है, वो मेरा क्रिकेट के खेल के प्रति जुनून है, मेरे को तुमसे डर नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों हम लोग हमेशा, माफी चाहता हूँ सीआईएसएफ के बारे में बात नहीं, हम रोते हैं, ये ऐसे है, ये वैसे है, सीआईएसएफ ऐसा है, होगा, आपको छुट्टी नहीं मिलती होगी, सही कारण है गलत कारण है नहीं पता, दैट इज फाइन, व्हाट्स माय स्टेट ऑफ माइंड, वो करना बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, ठीक है ना। अभी हम एक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, हम खिलाड़ियों के लिए भी बहुत कार्यक्रम करते थे, तो मैं थोड़ा सा उनके सामने पेश कर रहा था, तो एक जो बात मैं उनको सुना रहा था मैं आपको सुना देता हूँ, ठीक है। बास्केटबॉल का एक प्लेयर माइकल जॉर्डन, उसको मैजिक जॉनसन भी कहते थे, ठीक है ना, मतलब भगवान कह सकते हैं उसको बास्केटबॉल के क्षेत्र में। और उनसे पूछा गया कि आप इतने महान खिलाड़ी कैसे बने, पता है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मेरे खेल के जीवन में जब तक रिटायरमेंट तक मैंने 9000 बार पॉकेट करना, बॉल को बास्केट में डालना मिस किया, 9000 बार, 300 गेम्स हारे, और 26 बार जब फाइनल शॉट, विनिंग शॉट, मतलब अगर मैंने पॉकेट कर दिया लास्ट मिनट में, अगर कर दिया और अगर पॉकेट चला गया तो हम जीत गए, 26 बार मेरे लोगों ने मुझे ट्रस्ट किया, मेरे पे भरोसा किया और बॉल मुझे दिया फाइनल विनिंग शॉट लाने के लिए, और 26 बार मैं पॉकेट नहीं कर पाया, 9000 बार फेल हुआ, 300 गेम हारे, और 26 बार मेरे पे भरोसा कर कर मेरे टीम ने, कोच ने मुझे फाइनल पॉकेट करने के लिए कहा और मैं नहीं कर पाया। आई फेल्ड, आई फेल्ड, आई फेल्ड, आई फेल्ड, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई एम गॉड ऑफ बास्केटबॉल। दोस्तों हार और जीत वो बाहर है, उस हार और जीत यहां, अगर हारे तो डिप्रेशन, हार अंदर मत डालिए। अगर आतंकवादियों को पता चल जाए जिस यूनिट की आप सुरक्षा कर रहे हो और आपका हर सुरक्षा कर्मी एकदम तैनात है, चौकन्ना है, आतंकवादी अंदर नहीं आता। आपका गढ़ इतना मजबूत है, आपका आपस का संबंध इतना स्ट्रांग है, आप फटीग्ड नहीं हो, आपको लगन है कि मुझे इस यूनिट की सुरक्षा करनी है, तो आतंकवादी 10 बार सोचेगा कि आपके यूनिट को अटैक करना है या नहीं करना। इसी तरह हार्ट अटैक, कैंसर, दुख, अशांति, गुस्सा, पॉलिटिक्स, आपस में डिप्रेशन होना, परेशान रहना, दुखी रहना, काम करने के लिए काम करना, ये सब आपके जीवन में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आप आंतरिक रीति से सशक्त हो, हिम्मत वाले हो, पावरफुल हो, स्वीट हो, लगन वाले हो, जीवन को जीवन के दृष्टिकोण से जीते हो। अरे बहुत परेशानी, कितना टेंशन, कितना कोरोना, रोते नहीं है,
और ऐसे हैं आप, मैं जानता हूं। तो पता है दोस्तों इसके लिए क्या करना है? बस एक ही बात को आज ध्यान रखेगा, मेरे जीवन में मेरा टेंशन का कारण मैं, मेरे जीवन में गुड हेल्थ का कारण मैं, मेरे जीवन में खुशी का कारण मैं। और मैं कौन? मैं गिरीश, इतना अच्छा स्पीकर, मैं गिरीश सीनियर ऑफिसर, मैं गिरीश कमांडेंट, मैं गिरीश आईजी, डीआईजी, मैनेजर, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं, मैं गिरीश शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। दोस्तों गन्ने को कितना भी निचोड़ोगे ना, उसमें से मीठा ही रस निकलेगा। गन्ने को मीठा हिंदू धर्म ने, मुस्लिम धर्म ने, सीआईएसएफ ने, ब्रह्मा कुमारीज ने, गिरीश ने, माताओं ने, टेक्नोलॉजी ने, साइंस ने नहीं मीठा बनाया। वो है नेचुरली मीठा, वो प्राकृतिक है। कह सकते भगवान ने बनाया, नेचर ने बनाया, आपने और मैंने नहीं बनाया गन्ने को मीठा। अमेरिका का गन्ना, मॉरिशस का गन्ना, जापान का गन्ना, कोल्हापुर का गन्ना, उत्तर प्रदेश का गन्ना सबसे मीठा। थोड़ा अंतर होगा स्वाद में, बट बाय एंड लार्ज मीठा। यूनिवर्सली गन्ना मीठा है। और गन्ने को कितना भी निचोड़ो, पहली बार निचोड़ो तो उसमें से मीठा जूस, दूसरी बार निचोड़ो तो मीठा, तीसरी बार, अंतिम बार उसमें जूस बची नहीं, एक ड्रॉप, वो भी मीठा। गन्ना अपना मूलभूत स्वभाव मिठास का कितने बार भी निचोड़ने से अपना स्वभाव को परिवर्तन नहीं करता है, वो मीठा ही रहता है, क्योंकि प्रकृति ने, अल्लाह ताला ने, परवरदिगार ने उसको मीठा ही बनाया। ऐसा ही आपको भी भगवान ने मीठा बनाया दोस्तों। तो अब हम घर गए या फिर साहब के पास गए, सर छुट्टी चाहिए, मैडम छुट्टी चाहिए, मैडम ने कहा पीछे मुड़ते चल, जी सर। और बाहर जा, अभी वो उन्होंने निचोड़ दिया आपको, क्योंकि आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, आपको जैसा चाहते थे वैसे नहीं हुआ, तो निचोड़ गया ना। अब इसमें से कौन सा जूस निकल रहा है? गुस्से का, टेंशन का, गाली का, फ्रस्ट्रेशन का, या मिठास का? बस यही करना है। और पता है वो क्या बोलते हैं, गुस्से वाला जूस क्यों निकल रहा है? क्योंकि मैं सीआईएसएफ का जवान, मैं इतना अच्छे से काम करता हूँ, फिर भी मुझे छुट्टी नहीं मिलती है। जो पॉलिटिक्स खेलते उनको मिल जाती है, जो चापलूसी करते उनको मिल जाती है। अब ये रो क्यों रहा है? पता है, क्योंकि मैं सीआईएसएफ का जवान नहीं, मैं जवान नहीं हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा। मोबाइल में दोस्तों सिम कार्ड होता है ना, सिम कार्ड को निकाल दीजिए, डब्बा हलो हलो करेंगे, आवाज जाएगी नहीं, वो सिम कार्ड इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार ये शरीर रूपी मोबाइल फोन के अंदर एक सिम कार्ड है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, सोल कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, लाइफ फोर्स कहते हैं, मेडिकल साइंस। जितना जल्दी आप आत्मिक भाव में आ जाएंगे, आपकी शांति, सुख, आनंद, और जितना सुख में आ गए तो बाहर की परिस्थितियां भले विपरीत हो, बाहर का आतंकवादी कितना भी प्लान बना के आए, लेकिन आपका गढ़, आपका सुरक्षा का जो कवच, जिस इंडस्ट्रियल यूनिट, वैसे ही मेरा अपना गढ़। कौन सा गढ़? खुशी का, शांति का। उदाहरण दे देता हूं, चलो हम सब करते भी, ठीक है, करेंगे, 5 मिनट बचा है। और मेडिटेशन वाला कल का, परसों का, 2 दिन का कार्यक्रम है ना, उसको जरूर अटेंड करना दोस्तों। मैं अपने बारे में बताता हूँ, गिरीश भाई को ना गुस्सा ना नाक की चोटी पे रहता था, अभी नहीं है, और मेरे को लगता था इनकी वजह से। चलो करें एक एक्सरसाइज, खुश रहना, गढ़, कवच, ठीक है। दोनों हाथ को ऐसे करें, हाँ भाइयों, मुंडाली वाले भाइयों, कलिंगन, कलिंगा नगर वाले भाइयों, कितने अच्छे हमारे भाई, वाह, वंडरफुल। हाँ दोनों हाथ के आप लोग बहुत अच्छे हैं, हाँ वंडरफुल। दुर्गापुर, टू गुड, वेलकम सर, वंडरफुल, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। अरे हमारे मैडम भी कर रही है, मैम थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हाँ अब इसको अपने ओठों के किनारे रखें, क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर भाई जरा जेनी मैम को जरा फोकस में लाएं, स्पॉटलाइट में। वाह, हम डीआईजी मैडम को देख के करेंगे, हाँ प्लीज। दीपक भाई, हमारी मैडम इतनी देर से हमको सुन रही है, मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, टू गुड। आपके लोग इतने इंस्पायर्ड होंगे बिकॉज यू आर लिसनिंग, वंडरफुल। हाँ ऐसे किया दोस्तों, वेरी गुड। विवेकानंद भाई, वंडरफुल, वाह। अब इसको थोड़ा ऊपर की ओर धक्का लगाएं, ऐसे मुस्कुराएं, पुश इट अप। वाह, ऐसे ही चेहरे को मुस्कुराता हुआ रख करके हाथ नीचे करें,
ऐसे ही रखें चेहरा, थोड़ा दांत भी दिखे तो अच्छा रहेगा। वंडरफुल। एक बार मैं दिल्ली में कार्यक्रम कर रहा था, एक भाई है ना ऐसे ही बैठे थे मैडम, ठीक है, मैंने कहा सर हाथ नीचे करिए, उन्होंने कहा नहीं करूंगा गिरीश भाई। मैंने कहा सर क्या प्रॉब्लम है आपको, मैं बोल रहा हूँ ना हाथ तो नीचे करो। उन्होंने कहा गिरीश जी हाथ नीचे करता हो तो चेहरा भी नीचे आ रहा है। मैंने कहा सर फिर तो भगवान ही भला करे आपका, आपको मुस्कुराने के लिए भी जैक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, फिर तो सोच लो जिंदगी का क्या हाल हो जाएगा। दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ठीक है, कल वापस मिलेंगे ना 6:30 बजे, कल 6:30 बजे तक ऐसे ही रहिएगा। ऐसे करके जाइएगा सर के पास, सर गुड मॉर्निंग सर, हेलो सर, जय हिंद सर, ये छुट्टी की एप्लीकेशन लेकर आया हूँ। और साहब तो साहब ही है, शोएब अख्तर तो शोएब अख्तर है, गणित का पेपर तो गणित का पेपर है, वो तो वैसे ही रहने वाले। आपको चेंज होना है। और उन्होंने कहा गिरीश जी पीछे मोड़, तेज चल, नो छुट्टी। और आप वापस कॉन्फिडेंस के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ साहब के कैबिन से बाहर आना, ठीक है। और बाहर आपके कुछ साथी होंगे, वो पूछेंगे आपको मजाक के, मिली छुट्टी, पहले ही बोल रहा था काय को जा रहा है, हमको नहीं मिली, तू काय को अपना जा करके डिस्टर्ब कर रहा है। तो पता आपको क्या कहना है? छुट्टी नहीं मिली। अरे छुट्टी मिले या नहीं मिले, खुशी को तो कायम रखो, ये तो आपका प्रॉपर्टी है। छुट्टी साहब देखेंगे, छुट्टी के लायक सिचुएशन है तो मिल भी सकती, नहीं भी मिल सकती, उस पर मेरा नियंत्रण नहीं है, लेकिन मेरा नियंत्रण तो खुद की मुस्कुराहट पे है ना। हो सकता है दोस्तों, कुछ तो बोलिए। कुछ लोग सोच रहे हैं मेरे बारे में, मैडम मैं आपके सीआईएसएफ के बारे में बताता हूँ, ये लोग सोच रहे हैं गिरीश जी तू इतना लंबा चौड़ा मुस्कुराओ, 24 घंटे मुस्कुराओ बोल रहे हैं ना, हमारे सीआईएसएफ यूनिट में आ जा, आधा दिन नौकरी करके बता दे मुस्कुरा कर, तो तेरे को समझ में आ जाएगा। हमारे घर आ जा, हमारे 2 बच्चों को ना 1 घंटा हैंडल करके बता दे, तो तेरे बचे हुए बाल उड़ जाएंगे। अरे कहना कितना आसान है, लेकिन करना कितना डिफिकल्ट है, और आपको पता ही नहीं है हमारी हालत कैसे। दोस्तों बात वहीं घूम फिरा कर आ जाती, इट इज नॉट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मैं जानता हूं लुक्स टू बी डिफिकल्ट, हमारे पास ऑप्शन नहीं है दोस्तों। मुस्कुराइए, खुश रहिए। खुशी मेरा चॉइस है, मुस्कुराना मेरा चॉइस है, और अगर ये मैं मुस्कुरा सकता हूं तो लाइफ बिकम्स फैंटास्टिक। बस एक लास्ट उदाहरण दे देता हूं, फिर मेडिटेशन करेंगे, ठीक है ना। और दीदी ना मेडिटेशन का मतलब ही ये है कि मैं अपने जीवन के टेंशन, बाहर की बातें, जिम्मेवारी, स्ट्रेस से अपने आप को शांति, आनंद को अनुभव करना है। और जितना एकांत में बैठ के अनुभव करेंगे, वो लाइफ बिकम्स फैंटास्टिक, ठीक है। बस एक लास्ट उदाहरण दे देता हूँ, हम सब भाई लोग, हाँ मान लो हस्बैंड, अब कल सुबह 6:30 बजे तक तो मुस्कुराना है, मुस्कुराएंगे ना लक्ष्मण जी? हाँ वेरी गुड, मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है ना, वेरी गुड। देखो हमारे विकास चौहान मुस्कुरा रहे हैं, अरे वाह, भाई साहब ने भी कहा मुस्कुरा, वेरी गुड। हाँ तो मुस्कुराना। और आज दिन में अभी घर जाएं, मतलब मान लो आप लंच घर में, या फिर या फिर आप घर में ही होंगे अभी, तो लंच के लिए डाइनिंग टेबल में बैठे, मान लीजिए आपकी पत्नी ने खाना बनाया, ठीक, आपको बड़ी भूख लग रही है, और आपको पता भी है गिरीश जी ने क्या कहा, सरा मुस्कुराते रहना आज, डाइनिंग टेबल में दाल रोटी चावल सब्जी, आप पति मैं पति गिरीश, हमने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, सब्जी में मिक्स किया आलू गोभी की सब्जी, और मुख में डाला, जैसे ही मुख में डाला, आई इतना ज्यादा नमक। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, करके बताइए, करके बताइए। कल सुबह 6:30 बजे तक क्या करना है, करके बताइए। कलिंगा नगर मुस्कुरा रहे, हाथ ऐसे करके, क्या बात, टू गुड टू गुड टू गुड, अरे वाला साहब आपको सब समझ में आ गया। अब वो नमक वाली रोटी सब्जी खा के पता आपको क्या करना है? मुस्कुराना है, और अपनी पत्नी को वापस बुलाना अपने पास किचन से, उनको कहना है अरे इधर आओ जी। आपकी पत्नी बोलेगी क्या लेकर आओ, रोटी चाहिए क्या? उनको कहना नहीं 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 कुछ नहीं चाहिए, बस तुम ही आ जाओ। और जैसे ही वो आपके बाजू में खड़ी होंगी ना आपकी वाइफ, तो वो आलू गोभी की नमक वाली सब्जी का कटोरा हाथ में लेना, चेहरे पे मुस्कुराहट वो तो करनी पड़ेगी कल 6:30 बजे तक, ठीक है ना। मुस्कुराते हुए पत्नी के आंखों में आंखें देख करके
मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ, आप बंगाली में बोल सकते हैं, मणिपुरिया भाषा में बोल सकते हैं, कन्नड़ा में बोल सकते हैं, आप तेलुगु में बोल सकते हैं, उड़िया, बंगाली, आपकी मातृभाषा में बोलना, मैं अंग्रेजी में बताता हूँ। क्या बोलते हैं आलू गोभी की नमक वाली सब्जी हाथ में, पत्नी की आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए मीठे बोल निकलना चाहिए, वाइफ को कहना आई लव यू। तू ही खा ले पूरा सब्जी, मैं अचार के साथ खा लूंगा, मैं मैं दही के साथ खा लूंगा। और वैसे भी हमको कहा जा रहा है कि मेरा मध्य प्रदेश पेट थोड़ा बाहर आ रहा है, मैं आज उपवास कर लूंगा रात को, वैसे भी नवरात्रि का टाइम चल रहा है रात्रि के ऊपर, लेकिन गुस्सा नहीं करूंगा, परेशान नहीं होऊंगा, दुखी नहीं होऊंगा। दोस्तों बताऊं, मैं पढ़ा लिखा, हमारी आदरणीय मैडम मेरे बारे में क्या क्या सुना रही थी, इंटरनेशनल, नेशनल, वर्ल्ड, सब बकवास है। अगर उस छोटे से नमक वाली सब्जी में अपनी पत्नी को, 15 साल से शादीशुदा पति अपनी पत्नी पर नमक के कारण गुस्सा कर रहा है, तो वो क्या इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, क्या भाषण करते हो, कोई मतलब नहीं है दोस्तों। कहाँ है स्नेह, कहाँ है प्यार? और नमक आपको डिस्टर्ब कर रहा है। गांधी जी 241 माइल्स चलकर, दांडी यात्रा करके, नमक का आंदोलन करके भारत को स्वतंत्रता दिला दिया। हम स्वतंत्र भारत में, लेकिन मैं गुस्से के अधीन, और एक नमक आपको डिस्टर्ब कर रही है। प्लीज सोचिए दोस्तों, क्या कर रहा है मानव? प्यार से भी तो बोल सकते हैं ना। कितना उसको आनंद आएगा कि देखो कितने वंडरफुल हमारे हस्बैंड है, इतना नमक वाली सब्जी खा करके भी परेशान नहीं हो रहे। ओ माय गॉड, आप आंतरिक और बाह्य रीति से सशक्त हैं। दोस्तों, मैं आत्मा ओरिजिनली शांत, बाहर की कोई भी बात मुझे गुस्सा, आवेश, उत्तेजना में नहीं ला सकती है, क्योंकि आत्मा शक्तिशाली। इसीलिए पता है क्या कहते हैं? आत्मनिर्भर भारत, आत्मविश्वास, आत्मा का ज्ञान कि मैं कौन हूं, बहुत अच्छा हूं, गन्ने की तरह मीठा हूं, शुद्ध। ठीक है, मुस्कुराएंगे सब। वंडरफुल। साहब के पास जाना मुस्कुराते हुए, अगर साहब हमारी बात ना भी माने तो मुस्कुराते हुए वापस वापस जाऊंगा बात करने के लिए साहब से। मुस्कुराहट को नहीं छोड़ना, टेंशन को छोड़ दीजिए, अपने आत्मविश्वास को नहीं छोड़े। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात कर, और मेरा आपके प्रति यही आशा है कि आप बहुत हेल्दी रहे, बहुत समृद्ध रहे, और सदा खुश रहें। सिर्फ आप ही नहीं, आपका बहुत सुंदर ब्यूटीफुल परिवार, उसमें माता पिता, पत्नी, बच्चे, पति, और सिर्फ वही नहीं, आपका ये CISF का परिवार, सब बहुत खुश रहे, बहुत हेल्दी रहे, और बहुत प्रॉस्परस रहे। इस शुभ आशा के साथ आपका बहुत बहुत विशेष DIG मैडम का, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू गिरीश भाई जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने छोटी छोटी ऐसी ऐसी बातें बताई जो हमारे डेली रूटीन से जुड़ी हुई थी, और जिनको अगर हम जीवन में सच में अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप कम हो जाती हैं। एक छोटा सा वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो कैसे जीवन में छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन हम मॉडिफाई कर लेते हैं, अपने एटीट्यूड को चेंज कर लेते हैं, तो कितना फर्क पड़ जाता है। प्लीज एंजॉय दिस वीडियो।
सच में एक्चुअली ये वीडियो दिखाने का पर्पस मेरी फीलिंग थी, जो हमारे फोर्सेस के भाई लोग होते हैं, जो भी जवान होते हैं, वो अपने घर से दूर रहते हैं, लेकिन सेम हमारे पूरे देश की इतनी सेवा करते हैं जाने अनजाने में। हर एक भारतीय उनके लिए हृदय से दुआ देता है, हृदय से उनके लिए ब्लेसिंग निकलती है। जैसे एड में था ना, उनको शायद वो टीवी पे नहीं आते हैं, पैसा भी नहीं होता है, लेकिन उनको जो दिल की दुआएं मिलती हैं, तो वी वेरी प्राउड ऑफ आवर फोर्सेस। सीआईएसएफ के भाई बहने भी ऐसे ही हैं, और हमारी दुआ है कि वो अंदर से बहुत ही सशक्त रहें। जैसे गिरीश भाई बता रहे थे, बाहर की जो भी सिचुएशन है वो मैनेज हो जाती है, लेकिन अंदर हम जब खुद को सशक्त करते हैं तभी यह पॉसिबल होता है। और इसी सब्जेक्ट को लेके हमारे बीच में हमारी आदरणीय सारिका दीदी जी, सारिका दीदी वन ऑफ द सीनियर फैकल्टी ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज विंग, दिल्ली में आप रहते हैं। बहुत सारे बीआईपीज जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, उनसे मिलके आप एसएसडब्ल्यू की जो सेवाएं हैं उनको बहुत विस्तृत रूप से पूरे भारतवर्ष में बढ़ाने का काम करते हैं। आप तिहाड़ जेल में भी जाके वहाँ पे सेवा करते हैं, और इंडिया में जो भी प्रोग्राम होते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के, आप वहाँ पे जाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो आज हमारा सौभाग्य है कि हम दीदी को भी सुनेंगे कि स्वयं को कैसे सशक्त करें। ओवर टू यू दी। ओम शांति। ओम शांति दीदी, आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है। ओके ओके, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। जो भी सीआईएफ के पर्सनल हैं आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और अभी मैं देख रही थी गिरीश भाई ने आप सभी के चेहरे पर एक स्माइल लास्ट में लेकर आई, और यही राजयोगा मेडिटेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमारे जीवन में जब सुख और शांति आती है तो हमारे जीवन में जो है जिस चीज की कमी होती है, शांति की या खुशी की, वो पूरी होती है और हमारे चेहरे पर स्माइल आती है। तो अभी जो एक सेशन है वो है नो योर सेल्फ, सेल्फ अवेयरनेस सेशन। हम स्वयं को कैसे जाने, तो इसको हम एक स्लाइड के माध्यम से समझेंगे। आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये प्रेजेंटेशन। तो अभी हम जानेंगे कि राजयोगा मेडिटेशन के माध्यम से या राजयोगा के माध्यम से हम स्वयं की पहचान कैसे कर सकते हैं। विशेष आज जीवन में सबसे बड़ी चुनौती है स्वयं को समझना या स्वयं को जानना, कि आज मेरे जीवन में जो ये दुख आता है, अशांति आती है, गुस्सा आता है, ये क्यों आ रहा है, या इसके लिए हम कौन सी ड्रिल या कौन सी ऐसी विधि अपना सकते हैं जिससे हमारे जीवन में फिर से वो खुशी और शांति फिर से लौट कर आ जाए। तो ये सारी चीजें जब हमारे जीवन में एक जगह बना लेती है तो हम समझते हैं कि इससे आगे हम और क्या कर सकते हैं, कैसे हम वो खुशी और शांति अपने जीवन में लेकर आए। तो उसके लिए राजयोगा मेडिटेशन एक सबसे सुंदर विधि है जिसके माध्यम से हम स्वयं को समझते हैं। मेरा स्वयं का परिचय क्या है, मैं कौन हूँ। तो इसी को जानने के लिए आज ये सेल्फ अवेयरनेस सेशन है, और इसमें हम जानते हैं स्वयं के विषय में। तो अभी हम आगे चलते हैं स्लाइड में, इस प्रेजेंटेशन में, और हम जानेंगे कि हमारा स्वयं का परिचय क्या है। सबसे पहले हम अपने ये दो लिस्ट बनाते हैं, इमोशंस की लिस्ट, भावनाओं की लिस्ट, और दो कॉलम हम उस लिस्ट में मेंशन करते हैं। एक है इमोशनल हेल्थ और दूसरा इमोशनल इलनेस। इमोशनल हेल्थ में हम किन चीजों को जगह देंगे, कौन से इमोशंस को, कौन सी वैल्यूज को जगह देंगे, वो है शांति, पीस, फेथ, एप्रिसिएशन। किसी के बारे में हम बहुत ज्यादा एप्रिशिएट करते हैं, किसी के कार्य को। काम, कूल, डिटैचमेंट, डिससेटिस्फेक्शन।
और अभी जब हम कहते हैं कि इमोशनल इलनेस है, तो हम एंगर, फियर, क्रिटिसिज्म, इरिटेशन, अटैचमेंट को जगह देते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं? तो हम इमोशनल इलनेस में जा रहे हैं, इमोशनल वीक हैं हम, या इमोशनल हेल्थ है हमारे पास? तो इसको हम जब कैटेगराइज करते हैं तो हम समझते हैं कि हमारा जो आज का जो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है, वो इमोशनली हम वीक होते जा रहे हैं। लेकिन इमोशनली हेल्दी बने हम, तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए सबसे सुंदर जो विधि है वो है स्वयं को समझना, मैं कौन हूँ। तो इसके लिए आप एक चित्र सामने देख रहे हैं, नो योर सेल्फ। मेरा स्वयं का परिचय है क्या? नो योर सेल्फ इज टू नो योर माइंड। करके बेंचेस को फुल मोड पे कर सकते हैं ना, ओके, जो है ना, हाँ ये नीचे फुल स्क्रीन पर करना है। या ओके, ठीक। अब ठीक, राइट। टू नो योर सेल्फ इज टू नो योर माइंड। जब हम स्वयं के बारे में, स्वयं का परिचय से अवगत होते हैं, तो हम अपने मन को भी समझते हैं, क्योंकि आज हमें मन से सशक्त होने की जरूरत है। मन की शांति चाहिए। हर कोई आज व्यक्ति क्या कहता है कि मन शांत चाहिए। मन आज बहुत ज्यादा डिप्लीटेड मोड में जा रहा है। मन की शांति कहाँ से मिलेगी? तो यहाँ इस स्लाइड में हम समझ रहे हैं कि जब हम स्वयं को समझते हैं, स्वयं को जान लेते हैं, तो हम अपने मन को भी जान सकते हैं। आप देखते हैं कि हम हमेशा कहते हैं ह्यूमन बीइंग या जीव आत्मा। तो हम दो चीजों से मिलकर बने हैं, जीव और आत्मा, अर्थात ह्यूमन एंड बीइंग। ये बीइंग क्या है? ये बीइंग अंदर से एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, एक एनर्जी है, जो भीतर से इस हड्डी मांस के शरीर को चला रही है। हड्डी मांस का पुतला है और इसके अंदर एक शक्ति, एक ऊर्जा है जो निरंतर इसको चलाती है, क्योंकि इस शरीर तो जड़ है, मृत है, पेरिशेबल है, लेकिन एक ऊर्जा अंदर भीतर जो काम करती है, जिसको हम एनर्जी या बहुत सरल शब्द में आत्मा या सोल या स्पिरिट कहते हैं, ये भीतर से हम सभी को चलाती है। तो ह्यूमन बीइंग अर्थात जीव आत्मा, और ये आत्मा रहती कहाँ है? बिल्कुल मस्तक के बीच में। आप सेंटर में देख रहे हैं, इंडिकेट भी किया हुआ है कि मस्तक के बीच में आत्मा का निवास स्थान है। इसी को प्राणायाम में 10वां चक्र जागृत करना कहते हैं, और इसी को भक्ति में तीसरा नेत्र खोलना या थर्ड आई भी कहा जाता है। शरीर में आत्मा का निवास स्थान मस्तक के बीच या आईब्रोज के मध्य में है। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, कोई ना कोई एक कंट्रोलर चाहिए गाड़ी को चलाने के लिए, ऐसे ही ये शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए आत्मा रूपी ड्राइवर इसके भीतर बैठकर इसको निरंतर चलाता है। आप देखते हैं कि जब भी कोई ड्राइवर गाड़ी को चलाता है तो वो फ्रंट सीट पर बैठकर चलाता है, जहाँ पर उसके कंट्रोल में सारे जो भी गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए चाहिए, क्लच, गियर, स्टीयरिंग, ये सारी चीजें, हॉर्न, ये सारी चीजें उसके कंट्रोल में होती हैं। ऐसे ही आत्मा मस्तक में बैठकर हमारी सभी सेंसेस को कंट्रोल करती है, 5 सेंसेस को कंट्रोल करती है। इसके माध्यम से हम समझते हैं हमें क्या देखना है, क्या बोलना है, क्या सुनना है, क्या करना है, कर्म में कैसे आना है। तो आत्मा विशेष कंट्रोल कर रही है भीतर से इस हड्डी मांस के इस शरीर को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आत्मा का निवास स्थान कहाँ पर है? मस्तक के बीच में। तो आप देखते हैं कि आप इसको देख नहीं सकते भले, लेकिन महसूस कर सकते हैं। हम सभी के अंदर मन काम कर रहा है, और मन निरंतर कोई ना कोई विचार की उत्पत्ति करता ही रहता है, लेकिन हम मन को या उन थॉट्स को किसी भी स्क्रीन पर देख नहीं सकते, लेकिन जरूर हम महसूस करते हैं कि हमारे मन के अंदर विचारों की उत्पत्ति हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही हम आत्मा को इन आंखों से भले ना देख सकें, लेकिन हम उसको महसूस जरूर कर सकते हैं कि मेरे अंदर एक शक्ति है जो भीतर से निरंतर मुझे चलाती है। आत्मा रहती कहाँ पर है? अगर हम साइंस के माध्यम से समझें
कि या मेडिकल साइंस की भाषा में समझें कि आत्मा रहती कहाँ पर है, तो आत्मा का निवास स्थान इस शरीर के अंदर, मस्तक के बीचों बीच अंदर, अगर हम इस खोपड़ी की बात करें तो इसके अंदर हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में वो आत्मा का निवास स्थान है, जहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर भी दिखाया हुआ है, आत्मा भीतर से यहाँ पर निवास करती है। अब आत्मा के विषय में जब हमने समझा तो हम ये भी समझते हैं कि आत्मा के 3 संस्कार हैं, यानी आत्मा के अंदर 3 शक्तियां कौन सी हैं। आत्मा के अंदर 3 शक्ति हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा की शक्तियां मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा के भीतर ही मन काम कर रहा है, इसलिए शुरू में बताया गया कि जब आप स्वयं के विषय में जानते हैं, आत्मा का परिचय मिलता है, तो मन को भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि आत्मा की अंदरूनी शक्ति है मन। और मन का क्या काम है? मन का काम है निरंतर विचारों की उत्पत्ति करना, चाहे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ऑर्डिनरी है या वेस्ट है। तो ये 4 तरीके से कैटेगराइज किए हुए हैं हमारे ही मन के विचार, जो हमारे अंदर निरंतर उठते रहते हैं। लेकिन आप सभी ये समझते होंगे कि आज जो विचारों की क्वालिटी है वो कैसी है, नेगेटिव और वेस्ट ज्यादा चलता है और पॉजिटिव को स्थान बिल्कुल लास्ट में जाकर मिलता है, क्योंकि आज हम एक ऐसे नेगेटिव एनवायरनमेंट में जी रहे हैं जहाँ वेस्ट या नेगेटिव चलना बहुत ही साधारण तरीके से हम उनको मन में स्थान दे देते हैं। लेकिन जहाँ पॉजिटिव की बात आती है तो वहां पर हम अपने मन को समझाते हैं कि नहीं नहीं, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो मन जो है आज नेगेटिव की तरफ ज्यादा जा रहा है। दूसरा है इंटेलेक्ट अर्थात बुद्धि। बुद्धि का क्या काम है? बुद्धि निर्णय करती है। जब भी कोई मन में कोई विचार उठता है तो बुद्धि निर्णय लेती है कि मुझे उस विचार की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो बुद्धि का सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो है निर्णय करना। और दूसरा बुद्धि का जो दूसरा काम है वो है हमें एक इमेज बनाकर एक दृश्य भी क्रिएट करती है बुद्धि हमारे समक्ष। क्योंकि जब भी कोई विचार उठता है मन के अंदर, तो जब वो बुद्धि के पास जाता है तो बुद्धि तुरंत निर्णय नहीं लेती। बुद्धि सबसे पहले अपने बुद्धि के नेत्र से उसे देखती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हमें कोई चीज पसंद आती है तो मन में विचार उठता है कि हमें वो चीज लेनी चाहिए। कोई छोटा सा फ्लावर पॉट है या कोई बहुत बड़ी चीज भी है, तो हमारे अंदर मन में एक विचार क्रिएट होता है कि हमें उसे लेना चाहिए। लेकिन बुद्धि जब देखती है कि हम उस फ्लावर पॉट को लेकर क्या करेंगे, कहाँ पर रखेंगे, विजिटिंग एरिया में रखेंगे, डाइनिंग एरिया में रखेंगे, तो वो दृश्य हमारे सामने जब आता है तो हम बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं उसको खरीदने के लिए। तो बुद्धि फिर जाकर निर्णय लेती है कि हमें इसको खरीदना चाहिए। तो इस तरीके से बुद्धि का काम चलता है। और लास्ट में आते हैं संस्कार। संस्कार अर्थात जो भी कर्म हम बार बार करते हैं तो वो हमारे संस्कार में आ जाता है। हम जनरल भाषा में बोलते भी हैं कि इनका संस्कार तो हमेशा टाइम पर आने का है, इनका संस्कार तो हमेशा सच बोलने का है, इनका संस्कार भक्ति का है। क्योंकि जब वो देखते हैं आसपास अपने परिवेश में कि ये भक्ति भोग करते हैं तो धीरे धीरे अपने माता पिता से उनके अंदर भक्ति के संस्कार आते हैं। तो हम कहते हैं कि इनका पूजा पाठ का, भक्ति का, दान का बहुत अच्छा संस्कार है। या हम हमेशा कहते हैं कि नहीं, इनका तो हमेशा जो है सच बोलने का संस्कार है या टाइम पर आने का संस्कार है। तो क्या हमने सिर्फ एक बार उनको देखा कि वो टाइम पर आए हैं, या एक बार देखा सच बोलते हुए? नहीं, जब वो कर्म उन्होंने बार बार रिपीटेड वे में किया, रिपीटेड एक्शन फॉलो किया उसके लिए, तो हम कहते हैं कि ये तो इनका संस्कार है। तो वो इम्प्रेशन एक बार में नहीं बनता है। जब हम उस कर्म को बार बार करते हैं और हम देखते हैं कि कोई या कोई और जज करता है कि इन्होंने ये कर्म बार बार किया, तो हम कहते हैं अरे ये तो इनका नेचुरल नेचर है, ये तो इनका संस्कार है। या फिर बहुत अच्छा शब्द हम कहते भी हैं कि इनकी तो ये हैबिट में आ गया है। तो हैबिट कहें, संस्कार कहें, बात एक ही है। तो अब हम जानते हैं कि हमारे मन का आज जो
जो स्टेट ऑफ माइंड जो आज हम कहते हैं वो कैसा हो गया है, कि हैप्पीनेस या खुशी या शांति, वो सारी चीजें कहाँ चली गई, वो इमोशंस जो आज हमने एक लिस्ट में बनाए हैं, वो इमोशंस आज कहाँ है? क्या हम इमोशनली इमोशनली हम अपने आप को हेल्थ वाली कैटेगरी में रखते हैं, या इमोशनली हम वीक होते जा रहे हैं? तो जब राजयोगा मेडिटेशन की हमें विधि समझ में आती है, जब हमें अपना ज्ञान मिलता है, तो हम समझते हैं कि मन को कैसे हम कंट्रोल में कर सकते हैं, या मन को हम कैसे शांति की स्टेट में लेकर आ सकते हैं। तो उस कॉलम को जब हम देखते हैं, तो हम सब ने देखा कि आज तो वो जो कॉलम जो हमने 2 बनाए थे, आज तो वाकई में वो हमारा जो मन है वो एक वीक स्टेज में जा रहा है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं या मेडिटेशन की विधि को समझते हैं, तो हम शांति और खुशी अपने जीवन में पुनः लेकर आ सकते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि अब आपको करना क्या है मेडिटेशन में। जब हमने समझा कि मेरा स्वयं का परिचय क्या है, कि मैं मस्तक के बीच में एक डिवाइन लाइट हूँ, जिसको एनर्जी कहें, आत्मा कहें, स्पिरिट कहें या सोल कहें, बात एक ही है। तो मस्तक के बीच में स्वयं को अपने को समझना है, और कुछ क्षण हमें मेडिटेशन के लिए अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में निकालने हैं, शामिल करने हैं, तब हम स्वयं को समझते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि अपने आप को विजुलाइज करना है। मेडिटेशन में जो पहला स्टेप है वो है विजुलाइजेशन, अर्थात स्वयं को अनुभव करना। हम उस आत्मा को या फिर उस शक्ति को अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हम देख नहीं सकते उसको। हम कुछ शांति के क्षणों में अभी अनुभव करेंगे कि मेरा सत्य परिचय जो आज मैंने समझा कि मस्तक के बीच में मैं एक डिवाइन लाइट हूँ, एक एनर्जी हूँ, उसको आज मैं कुछ क्षणों के लिए अनुभव करूँ। और इसको मुझे बहुत शांति की अवस्था में स्वयं के साथ बैठकर अनुभव करना है, क्योंकि पूरा दिन में हमारा सारा समय दूसरों के लिए जाता है, लेकिन कभी भी हमने अपने लिए समय नहीं निकाला है। तो आज ये जो 5 मिनट का जो टाइम है मेडिटेशन का, ये हमारे लिए है। तो ये तो बहुत अच्छा है कि आप मॉर्निंग में बहुत एकदम फ्रेश होकर आप बैठे हैं, और अभी मन में शायद कोई ऐसा कोई विचार नहीं होगा जिसकी वजह से थोड़ा सा तकलीफ हो स्वयं को उस स्टेट में स्थित करने के लिए। बहुत अच्छा टाइम है। और अभी गिरीश भाई ने आपको बहुत सुंदर तरीके से बताया भी कैसे खुश रहना है, कैसे शांति के स्टेज में रहना है। तो अभी हम ये समझेंगे कि मुझे अब अपने साथ कैसे बैठना है, स्वयं को कैसे समझना है। उसके लिए हम सभी एक साथ बैठते हैं। तो आप सभी जहां पर भी हैं, जैसे भी बैठे हैं, आप बहुत कंफर्टेबल बैठ जाइए सबसे पहले। और अभी एक बैकग्राउंड म्यूजिक हम प्ले करेंगे, और उस बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ आप अपने मन को जोड़ें और थोड़ा सा आप आराम से बैठें, और तब हम अपने को अनुभव करेंगे मस्तक के बीच में, स्वयं को देखेंगे, अनुभव करेंगे, रियलाइज करेंगे, विजुलाइज करेंगे। ओके, तो अभी मेडिटेशन म्यूजिक हम प्ले करेंगे। सर के बहन जी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही, आप आवाज नहीं आ रही। आप कमेंट्री कर रही है, मैं बजाता हूँ। ओके, ठीक है। शेयरिंग कर दीजिए। ठीक है।
ओके ब्रदर। ब्रदर कमेंट्री शुरू करें? हाँ दे आप करिए, मैं स्टार्ट करता हूँ, आप करिए। ओके ओके। ओम शांति। सभी बहुत कंफर्टेबल बैठेंगे। अभी सभी बहुत एकाग्रता के साथ स्वयं को अनुभव करेंगे। चारों तरफ से अपना ध्यान हटाते हुए अपना पूरा ध्यान अपनी ओर लेकर चलें। हड्डी मांस के शरीर में मस्तक के बिल्कुल बीच में स्वयं को स्थित कर लें। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा छोटा सा सितारा मस्तक के बिल्कुल बीच में स्वयं को अनुभव कर रहा। स्वयं को अनुभव करें। मैं आत्मा सितारा माथे के बीच में स्थित इस शरीर का मालिक हूं। पांच तत्व से बने शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं ही तो हूं। जो भीतर से बैठकर पूरा दिन इस शरीर को चलाती है। मैं आत्मा एकदम शांत शांति मेरी स्वयं की रचना है। मैं आत्मा तो हूं ही शांत। अब पूरे दिन
की शक्ति से कार्य करना है। I'm so peaceful. Peace is my creation. I'm peaceful being. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा नेचर, मेरा स्वभाव है। ओम शांति, शांति, शांति। थैंक यू सारिका दीदी, थैंक यू वेरी मच, बहुत सुंदर अनुभूति कराने के लिए। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, जो स्ट्रेस होता है वो हमारे इमोशन से ट्रिगर होता है, और जो इमोशन है वो हमारा इनर कोर है। जैसे दीदी ने बताया कि आत्मा, शरीर से अलग जो चैतन्य शक्ति है वो आत्मा है। अगर हम अपनी आत्मा को सशक्त करते हैं तो हम अपने इमोशन को सशक्त कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और मेडिटेशन, जैसे दीदी ने जो अभ्यास कराया, मेडिटेशन इज द इम्पोर्टेंट टूल टू न्यूट्रलाइज अवर इमोशंस। तो कल का जो सेशन होगा वो इसी बेस पे होगा कि हम खुद को कैसे उस सुप्रीम सोर्स से कनेक्ट करें। जो सोर्स है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम कनेक्ट होते हैं तो जो शांति की अनुभूति होती है, तो उस सोर्स को जानने का एक अनोखा जो परिचय है कल के सेशन में हमारे साथ होगा। और ये जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का जो सेशन हुआ ये उसका होमवर्क है, गूगल फॉर्म है। आपने जो गिरीश भाई से सुना, दीदी से सुना, उसके कुछ पॉइंट्स इस लिंक पे मिलेंगे। अगर आप गूगल में ये टाइप करेंगे tiny.cc/CISFHWD1, तो आज जो आपने ये जो सेशन सुना है उससे आपने क्या क्या सीखा, उसका ये छोटा सा फॉर्म है। तो मैं आप सब भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि जरूर आप इस लिंक पे जाएं और गो थ्रू हों। और जैसे अभी ये जो नेक्स्ट है मेडिटेशन कमेंट्री लिंक है, हमारा चैनल है सिक्योरिटी सर्विसेज विंग माउंट आबू। अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको मेडिटेशन कमेंट्री की प्लेलिस्ट मिलेगी। आप उस प्लेलिस्ट के साथ भी अपने मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और साथ साथ हमारा मोबाइल नंबर है 9414330967। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप इस नंबर पे क्वेरी भेज सकते हैं। मैं लास्ट में डीआईजी मैम से अनुरोध करूंगा कि आप अपने अगेन इंस्पिरेशनल शब्दों से हमें मोटिवेट कीजिए मैडम, और हमारे सारे जवानों को आज का जो सेशन है उसका सेंस हमें प्लीज बताएं। The sessions on tension management and stress management conducted was not only highly motivating and very enlightening, but also very important in our everyday work. We should improve our performance in whether in the duties or in our personal environment. Besides, also a great value addition in improving our equilibrium with the total ecosystem. I, on behalf of Southeast would extend my heartfelt thanks to all of
for making this program. I'm sure all of us are very happy for attending this program. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स. आई नो आप फुल टाइम हमारे साथ थे और पूरा सुन रहे थे. मैम आपने अपना इतना मूल्य समय दिया, थैंक यू वेरी मच. दोस्तों, जैसे मैंने बोला, कल हमारे साथ दिल्ली से कमला दीदी जुड़ेंगे और लेफ्टिनेंट कर्नल विकास सर भी जुड़ेंगे. विकास सर, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. तो कल का सेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है. हम कल पुनः आपसे 6:30 बजे मिलेंगे. तब तक थैंक यू. जय हिंद. ओम शांति. और आप कितने बजे एंट्री की थी? 7:30. उठाई नहीं. 7 बजे उठ. किसी को ऐसे बता दिया आपने फोन किया. उसको पहले बंद करो. बंद कर दो ना. एक तो ये भी तो चल नहीं रहा. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं. ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है. आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम. आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम. तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं. ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है. मेरा खुदा बड़ा है. मेरा खुदा बड़ा है. अग्नि में तप के